अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त एक जो नया पेंडोरा बॉक्स खुला है उस पर सबसे पहले बात की जाए। एक खबर आई पहले कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। उसके बाद सदर मुमलिकत ने ही इस बात की तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे कोई दस्तखत नहीं किए हैं और साथ साथ उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला तो माफ़ कर ही देगा, लेकिन जो तमाम लोग मुतासिर होंगे इससे, मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जिनका मैं मुखालिफ था और मैंने अपने अमले से ये कहा था कि इस बिल को इसी तरह से वापस भेज दिया जाए, और उन्होंने दस्तखत नहीं किए। जबकि आज जो शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें निगरान वज़ीर कानून ये वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि ज़्यादा डिबेट में नहीं जाते, लेकिन दो ऑप्शन थे सदर साहब के पास कि या तो वो दस्तखत करके अप्रूव कर देते या वो एतराज़ लगाकर वापस भेज देते। लेकिन 10 दिन से ज़ायद हो चुके थे, उन्होंने ना एतराज़ लगाया ना उन्होंने इसको वापस भेजा। तो ये तो फिर कुछ इसमें कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं। लेकिन इस वक्त बहरहाल एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है जो कि जग हसाई का बायस बन रही है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए। और सदर मुमलिकत के हवाले से अब मुतालबा उठ रहा है कि उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि वो ख़ुद ऐसे जवाज़ ढूंढ रहे हैं कि वो अब इस ऑफ़िस में ना रहें। लेकिन यकीनन बड़ी एक अजीब सी बात है कि एक तो मजाक उड़ना, एक इस तरह की बात होना, फिर इतने साल ऑफिस में रहने के बाद सदर मुमलिकत का ये कहना कि ये मेरा जो अमला है उसी ने मेरे साथ गलत किया और उसी को ही नहीं मालूम था। तो यकीनन ये एक ऐसी मखसूस जमात है जिसने शर्मिंदा करने की पाकिस्तान को विद इन कंट्री एंड आउटसाइड कंट्री, विद इन द होल वर्ल्ड, इसका एक एक फ़र्द जो है वो अपना इस कार खैर में हिस्सा डालता है कि मुल्क को जिस हद तक बदनाम और शर्मिंदा किया जाए वो किया जाना चाहिए। और ये करते चले आए हैं। पहले इनके वज़ीर आज़म साहब जब दफ्तर से निकले वो कर रहे थे, अब सदर साहब ने कहा कि मैं क्यों कोई कमी छोड़ूं, उन्होंने भी ये काम कर दिया है। मैं चाहूँगा ज़रा एक तो इस मामले पर हम ज़रूर बात करें। इसके साथ साथ इस वक्त जो साइफ़र के हवाले से जो केस है और उस पर जो गिरफ़्तारियाँ हैं, ये अब एक राउंड 2 है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को कल गिरफ़्तार किया गया, आज असद उमर साहब भी गिरफ़्तार हो गए, शायद कुछ मज़ीद लोग भी गिरफ़्तार होंगे और ये मामला इसी तरह से चलेगा। लेकिन किस हद तक संगीन सज़ाएँ हो सकती हैं इनको, और ये जो अब सेकंड टियर की कोई लीडरशिप की बात थी जिसने मामलात को रन करना था, अगर वो भी नहीं होती तो सवाल ये है कि इस जमात ने कोई थर्ड या फोर्थ टियर भी तैयार की हुई है जो मामलात को लेकर चलेगी, या उसका कोई नामो निशान नहीं है। मैं इसके साथ साथ जो तीसरा मामला है वो हल्का बंदियों का मामला है। उस पर नून लीग एक मौक़िफ़ रखती है, पीपल्स पार्टी समझ नहीं आती, एक जमात जो कि साथ थी और सब करने कराने के बाद अब उनको अचानक से समझ आ रही है और वो इतराज़ कर रहे हैं। अब ये पॉइंट स्कोरिंग है, ये पार्ट ऑफ इलेक्शन कैंपेन है कि जी अब इस तरह की मामलात हम करें कि जी नहीं, हम तो बड़ी जल्दी वक्त पर इंतखाबात चाहते हैं। लेकिन बड़ा ही अजीब ये रवैया है, पहले पीपल्स पार्टी का इस सब का हिस्सा होना, बात करना हल्का बंदियों की बात, और फिर कहना कि जी ताख़ीर क्यों हो रही है, इस पर हमें बड़ा ताज्जुब। मैं चाहूँगा इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मुबशिर बुखारी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसन रज़ा पाशा साहब सीनियर कानूनदान हैं, चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मुबशिर बुखारी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए किस तरह से देखते हैं आप, मतलब ये बड़ी कोई अजीब अनहोना सा एक मामला है, एक पेंडोरा बॉक्स का खुलना है। मैं दस्तखत हो गए, वो कहते हैं मैंने किए नहीं, अमले ने मेरे साथ गलत किया। मुझे समझ नहीं आती कि ये हम बनाना स्टेट की बात तो करते थे, क्या बन के रह गए हैं या अब भी कोई कसर है इसमें? मेरा ख्याल है, मुझे तो कोई शक नहीं है कि हम एक बनाना स्टेट बन चुके हैं, क्योंकि जो कवानीन हैं और जिस तरह अदालतों का मामला चल रहा है, जिस तरह पार्लियामेंट को यूज़ किया जा रहा है, आखिरी सेशन में 72 बिल आप पास कर लीजिए। उसके बाद जो सदर साहब का रवैया है, इवन जो जाने वाली असम्बली के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जो रवैये थे, वो तो बिल्कुल बनाना रिपब्लिक वाले हैं। आप किसी का पर्पस सर्व कर रहे हैं। सारी बातें आपने कर दी अपने इंट्रो में कि आरिफ अलवी साहब ने क्या क्या कहा, जवाब में जो केयर टेकर मिनिस्टर्स आए उन्होंने क्या फरमाया। मेरे ज़हन में एक सवाल अभी भी खुटक रहा है जी। अरसान भाई, और वो ये है कि हम सब ने मीडिया पे खबर देखी कि सदर आरिफ अलवी ने साइन कर दिए हैं। अब जहाँ पे आरिफ अलवी साहब जैसा फर्द ये कहे कि मैं अल्लाह को गवाह बना के ये कहता हूँ कि मैंने ना ही मंजूर किया और मैंने अपने अमले से कहा कि इसे वापस भेज दें।
اس کے بعد سب سے پہلے تو یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ ان کے سگنیچر یعنی ان کے بل سائن کرنے کی اطلاع کہاں سے آئی، اور انویسٹیگیشنز وہاں سے شروع ہونی چاہیے. بہت مذاق ہو گیا پاکستان کے ساتھ. عارف الوی صاحب یقیناً چونکہ جو میرے انڈیکیشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ کنٹینیو کریں گے جب تک الیکشن نہیں ہوتا، اور اس پہ پی ڈی ایم جو جا چکی ہے اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن الوی صاحب میرا خیال ہے کسی اور فریم آف مائنڈ میں ہیں، اور آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ اب ایک ایسے اس میں جا رہے ہیں، اگرچہ فارمر رولنگ پارٹی ان کا میرا خیال ہے کہ وہ ایک سیف ایگزٹ چاہ رہے ہیں تاکہ اگین پی ٹی آئی کو ایک موقع مل سکے اگر الیکشن ہوتے ہیں یا دونوں صورتوں میں نہیں بھی ہوتے کہ وہ اپنا پروپیگنڈا کر سکیں، جو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بڑا سکسیسفلی کر رہے ہیں، اور ابھی تک وہ انفلوئنس کر رہے ہیں عوام کے ذہنوں کو. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک سیف ایگزٹ عارف الوی صاحب چاہتے تھے، تو اس میں سیف ایگزٹ بھی ہو گیا. اور دوسری عارف الوی صاحب نے ایک اور کلیریفائی کیا کہ جناب علی میں نے اب بار بار کنفرمیشن کیا اپنے عملے سے، اور انہوں نے کہا جی بھجوا دیا ہے. تو عارف الوی صاحب کے حوالے سے بھی وہ سوال، کیا وہ اتنے اوبلیویس قسم کے پریزیڈنٹ رہے ہیں کہ وہ نہیں پہنچا وہاں پہ اگر ان کا کیا ہوا یا ایسا پہنچا ہے جو ان کا دستخط شدہ ہے تو انہیں علم نہیں ہوا؟ نمبر ایک تو یہ بات ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر واقعی میں ان کے عملے نے کوئی اس میں نیگلیجنس دکھائی ہے یا کوئی جسے آپ میلافائڈ کہتے ہیں وہ کوئی انٹینٹ تھا ان کا، تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے. لیکن میں کمنگ بیک ٹو مائی فرسٹ پوائنٹ، اس میں مبشر بھائی ایک اور جو میں ہمارے جو سینئر تجزیہ کار ہیں اور سینئر ہمارے جرنلسٹ ہیں، میں ان کی بھی ایک گفتگو سن رہا تھا، اور اس میں ان گفتگو میں جو بات کہی مجھے بتائیے گا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جس عملے کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں صدر عارف الوی صاحب، یہ ایک نئی لڑائی لے رہے ہیں، یہ عملہ سویلین نہیں ہے. اس پر کیا کہیں گے سر آپ؟ جی یہ بات تو ٹھیک ہے. عارف الوی صاحب کے جو ایڈیکونز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ سویلین نہیں ہیں، تو اگر ادھر سے بھی ہوئی ہے تو وہ لڑائی والا تو معاملہ نہیں ہے، معاملہ ہے اصول کا، معاملہ ہے قوانین کا. اور میرا خیال ہے کہ اب موقع آ گیا ہے کہ ہم بھی اس کے لیے تھوڑا سا سیدھا سچ بولیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے نیگلیجنس ہے تو they must be brought to task one. لیکن پھر میرا سوال وہیں پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ کس جگہ سے ہمارے میڈیا کو یہ خبر ریلیز ہوئی تھی کہ عارف الوی صاحب نے ان دونوں بلوں پہ دستخط کر دیے ہیں اور اب وہ قوانین بن گئے ہیں؟ کیونکہ گڑبڑ سری وہاں سے ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس خبر کو بھی چلے 2 دن ہو گئے ہیں، اس دوران عارف الوی صاحب کیا انویسٹیگیٹ کرتے رہے معاملات؟ کیونکہ انہیں تو سوال یہ کہ فوراً کیوں نہیں انہوں نے کوئی اس پر ریاکشن دیا، اتنی تاخیر سے ان کا ریاکشن کیوں آیا، اور پھر جو موڈ وہ استعمال کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بہت سارے سوالات اٹھاتی ہیں. میں پاشا صاحب میرے خیال سے بہتر پوزیشن میں ہمیں اس کا جواب دے سکیں گے. پاشا صاحب، جو میں سمجھا ہوں کہ اگر 10 دن کے اندر رسپونڈ نہیں کرتے اعتراض لگانے پہ صدر مملکت صاحب، تو وہ کیا معاملہ جو ڈاکومنٹ ہے قانون کی شکل آلریڈی اختیار کر جائے گا، اس کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ اپروول ہے پریزیڈنٹ صاحب کی جانب سے؟ ایسا کچھ ہے یا کیا قانون کیا کہتا ہے اس معاملے پر؟ ذرا رہنمائی فرمائیے گا. دیکھیں ارسلان صاحب، آرٹیکل 75 آف دی کانسٹیٹیوشن وہ بڑا کلیئر ہے. مثلا کوئی بل پارلیمنٹ کے دونوں ایوان سیپریٹلی منظور کر کے صدر مملکت کو بھیجتے ہیں، تو پھر صدر مملکت کے پاس 3 طریقے ہیں، وہ 3 کام کر سکتے ہیں. نمبر 1 کہ وہ اس بل کو اسینٹ کر دیں. نمبر 2 کہ وہ اس بل کو ریجیکٹ کر دیں کہ جی کہ واپس بھیج دیں آبزرویشنز لگا کے، یا بغیر آبزرویشن لگائے بھی وہ واپس بھیج سکتے ہیں. اور نمبر 3 وہ ایز اٹ از ان کے پاس پڑا رہے اور 10 ڈیز گزرنے کے بعد وہ آٹومیٹیکلی قانون کا درجہ اختیار کر لے. اور اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اگر وہ اس کو ڈائسینٹ کرتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو وہ واپس پارلیمان کو بھیجیں گے، اور پارلیمان جو ہے وہ مشترکہ اجلاس میں دوبارہ منظور کر کے جب بھیجتی ہے، تو پھر آرٹیکل 75 کے تحت ان کے پاس 2 ہی اختیار رہ جاتے ہیں کہ یا تو وہ اس پہ سائن کر دیں یا اس کو ایز اٹ از رہنے دیں.
تو 10 दिन पूरे होने के बाद वो कानून की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो ये है सारी हायरार्की आर्टिकल 75 के तहत। अब इसमें जो है वो दोनों ऐवानों ने मंजूर करके भेज दिया सदर मुमलिकत को, और 10 डेज उनके पास थे। और जिस तरह के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र आपने किया, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स दोनों बड़े मोहतात अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, तो उससे भी ये लगा कि एक बिल 2 तारीख को उनको पहुंचा और दूसरा 8 तारीख को, और दोनों जो है वो फिर कल मीडिया पे आ गया था कि ये मंजूर हो गए हैं और ये कानून बन गए हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये आज इलेक्ट्रॉनिक का मीडिया का दौर है, और यहाँ पे अगर तरदीद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलने वाली खबर की 1 घंटा, आधा घंटा या 2 घंटों के बाद आ जाए फिर तो ठीक है, क्योंकि ये प्रिंट मीडिया की नहीं है कि एक 24 घंटे के बाद खबर आपको किसी अखबार में मिलेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। अब वो कल से लेके आज शाम तक ट्वीट करने तक वो क्या करते रहे, उन्होंने क्यों नहीं इसकी तरदीद की कि नहीं जी मैंने दस्तखत नहीं किए। जी, गुफ्तगू सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ये वाजे कर दें, जब अगर उन्होंने दस्तखत नहीं भी किए और उन्होंने एतराज़ नहीं भी लगाया तो फिर भी जितना वक्त गुजर चुका है तो फिर ये कानून का दर्जा तो इख्तियार कर गया ना मामला, जिस तरह आपने फरमाया। जी बिल्कुल, 10 दिन गुजरने के बाद कानून का दर्जा इख्तियार कर गया। ठीक है, तो मुझे नहीं समझ आती कि इस पे उनको सिर्फ दस्तखत के लफ्ज़ पे एतराज़ है, या उन्होंने इसको क्या उनको इतना टाइम 5 साल गुजारने के बाद ऑफिस में ये नहीं था पता कि अगर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा तब भी कानून बन जाएगा, मुझे एतराज़ है तो मैं एतराज़ लगा कर वापस भेजूं। ये उन्होंने नहीं किया, तो ये तो एक और सवाल उनसे बनता है कि उन्होंने एक नेग्लिजेंस की है। जी बिल्कुल, देखें ये एक पूरा तरीकाकार है, ये कोई घर में बैठा हुआ कोई बंदा ऑर्डर नहीं कर रहा। ये तरीकाकार है कि एक बाकायदा बिल की शक्ल में जब जाता है उसके साथ समरी होती है, और उस समरी को उन्होंने या अप्रूव्ड लिखना होता है और फिर नीचे साइन करना होते हैं, या डिसअप्रूव्ड लिखना होता है, नीचे साइन करने होते हैं। ओरिजिनल समरी पे सदर मुमलिकत के सिग्नेचर्स लाजमी होते हैं। अब उस हवाले से ट्वीट खामोश है, नहीं लिखा हुआ, और ट्वीट का अगर आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें वो गिल्टी फील करके कह रहे हैं कि मेरी वजह से जिसको तकलीफ हुई है मैं उससे माजरत चाहता हूं, और ये तकलीफ हुई है शाह महमूद कुरैशी को और असद उमर साहब को, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उसके तहत FIR हुई और वो गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बड़ा अहम था, उस पे हमने भी ऑब्जेक्शंस किए थे, जिसमें वो क्लॉज जो इख्तियार एजेंसीज को दिया था कि वो विदाउट वारंट किसी भी घर में जा सकते हैं। राइट। और वो फिर जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आया और कायमा कमेटी में गया, उन्होंने एंडोर्स किया और हमारी बात मान ली। पाकिस्तान बार कौंसिल की ये डिमांड थी और बाकी भी सिविल सोसाइटी ने डिमांड की थी, तो ये कोई ऑर्डिनरी नहीं थे। और एक और चीज अरसलान साहब बड़ी अहम है इसी तनाजुर में, देखें 3 दिन 4 दिन पहले हमने ये खबर सुनी कि 13 बिल इन्होंने वापस कर दिए इनकार करके कि मैं इनसे मुत्तफिक नहीं हूं। जी जी जी। अगर वो वापस आ गए और उनके सिग्नेचर्स थे इन पे, तो क्या इनको जबानी कहना चाहिए था कि मैं वापस भेज रहा हूं? तो सवाल सारे के सारे किसी और पर नहीं बल्कि खुद सदर मुमलिकत के कंडक्ट पर उठ रहे हैं। पाजी साहब तफसील से आपने जवाब दे दिया, मजीद भी इस पे जानूंगा। मैं जरा गुल साहब की जानिब बढ़ूं, उनकी राय ले लूँ। गुल साहब, आपने कानूनी पहलू जो है वो पाशा साहब से सुना है, फिर वज़ीर कानून ने भी बात की और उन्होंने बहुत ज़्यादा तबसरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी जो कानून वाज़े करता है वो बात कर दी। अब तो ये सवाल तो सीधा का सीधा सदर मुमलिकत से उठता है, उनके अमले की भी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये क्या पूरा का पूरा एक तमाशा क्रिएट किया है और पूरे पाकिस्तान में दुनिया भर में बात हो रही है कि ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है। 5 साल में उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने क्या करना है और वो क्या करते रहे हैं मुल्क के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका।
देखिए अरसलान साहब, 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात ये है कि आज 52nd यौम शहादत है और हमारे कौमी हीरो राशिद मिन्हाज शहीद का, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, अकीदत पेश करता हूँ। दूसरी बिल्कुल। इसके अंदर जो बात आती है, आपने मुबशर साहब से बनाना रिपब्लिक की बात की। बनाना रिपब्लिक को तो दूर की बात है, ये इन्होंने हंसाना रिपब्लिक बना के रख दी है। और ये जो मामलात जिस अंदाज के अंदर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर 2-3 सवालात बड़े अहम हैं। पहली बात यह है कि ये सदर की जो ट्वीट आई है, क्या ये ऑफिशियल लेटर नहीं लिखा जा सकता था? आपने अंग्रेजी और उर्दू में ट्वीट क्यों की है? आप अंग्रेजी के लिए किस जो दुनिया है, कौन से ममालिक हैं जिनको आप जो है वो बताना चाह रहे हैं, उनको पैगाम देना चाह रहे हैं, ये है बड़ी बात अहम। क्योंकि आप इंग्लिश में ट्वीट करने का मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया के फोरम्स को एड्रेस कर रहे हैं। और सदर पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से, यानी कि आप इतने जो है वो जिसको मैं कहूँगा कि इतनी आप में रिस्पेक्ट नहीं है स्टेट के लिए कि आपने तमस्खर बनाने के लिए सिर्फ नहीं, इसके पीछे एक साजिश है। साजिश का मैं अभी आपको लिंक करता हूँ। ये शाह महमूद कुरैशी, रऊफ हसन और जो बैरिस्टर अली जफर साहब, इन्होंने अभी मुलाकात की चंद दिन पहले, 2-4 दिन पहले, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के घर पे ब्रेकफास्ट के ऊपर। और उसके अंदर अमेरिकी सफीर जो थे वो मौजूद थे, नॉर्वेजियन सफीर मौजूद थे, यूरोपियन यूनियन के थे, और इसी तरीके से जो इंडोनेशिया के थे, और जो कैनेडियन हाई कमिश्नर थी वो मौजूद थी। उसके अंदर क्या बातें डिस्कस हुई, ये है असली बात। और उन बातों के नतीजे के अंदर ये सदर ने ये जो रास्ता इख्तियार किया, अगर ये इन्होंने आबैल मुझे मार वाली ही बात करनी थी और ये बात जो है वो उन्होंने अपने ओहदे को मुतनाज़ा बनाना था, तो ये जिस दिन पीटीआई की हुकूमत गई थी उस दिन उन्होंने क्यों नहीं किया? ये 1.25 साल 1.5 साल क्या इंतजार करते रहे? ये है असल बात। इसका मतलब है कि ये साजिश जो है ये बैरून मुल्क से आपके ऊपर मुसल्लत की गई है। और नहीं, ये उसके अंदर मुझे दोबारा से बताइए कि गुल साहब कौन थे? शाह महमूद कुरैशी साहब थे, बैरिस्टर अली जफर साहब थे, और कौन थे इसमें? रऊफ हसन, रऊफ हसन जो कि बकायदा जो है वो किंग्स कॉलेज में पढ़ाते रहे, और एक गैर मुल्की जी, जो मैं बहुत थिंक अच्छे टैंक तरीके है, से ज़ाती हैसियत में जी भी जानता हूँ उनको। हाँ, जी। थिंक टैंक है, उसके साथ भी काम करते हैं। उनका बड़ा मगरिब के साथ और बरतानिया के कुछ खुफिया जगहों के ऊपर उनके बड़े कनेक्शन है। ये मैं बात मतलब बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, हमें भी चीज़ों का इल्म होता है। अच्छा, तो वहाँ पर ये साजिश की गई कि ये सारा ड्रामा रचाना है, आप कहना ये चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये आरिफ अलवी साहब इसके अंदर बराह रास्त जो है उस साजिश के अंदर, देखिए ना, एक साजिश फिर पाकिस्तान, याद होगा आपको कि 9 मई के बाद मैंने आपसे ये बात कही थी, जब बल्कि साइफर के बाद ये बात कही थी कि हाँ साजिश हुई है, अमरीकी मुदाखलत हुई है, लेकिन पाकिस्तान फौज के खिलाफ हुई है, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हुई है, और ये आज भी जारी है। उसके शाखसाने आपको नजर आ रहे हैं। अब देखें, अब पहली बात यह है कि उसके अंदर स्टाफ का नाम क्यों नहीं लिया गया, कौन सा वो स्टाफ है। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट हाउस के बकायदा एसओपीज होते हैं, वहां ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, ये कोई आप अदालत में नहीं खड़े, प्रेसिडेंट हाउस के एसओपी होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उनके तहत बकायदा तस्वीर ली जाती हैं, जो रिकॉर्ड के अंदर होता है। आपकी कोई डाक आती है या डाक जाती है, उसके बकायदा मल्टीपल रजिस्टर होते हैं, जिसके अंदर उसको एग्जिट और एंटर किया जाता है, वो कहाँ गए, आप किस स्टाफ के ऊपर लगाना चाह रहे हैं आप। इसका मतलब है कि मुसल्लह अफवाज के आप कमांडर इन चीफ हैं, और आप इतनी एक जो मेरे ख्याल में इलॉजिकल और इतनी ही गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके। आपने ऑफिशियल लेटर क्यों नहीं लिखा? आपने क्या वजह है कि ऑफिशियल लेटर नहीं लिखा? आप क्यों ये बात पब्लिक करना चाहते थे? इसका मतलब है कि वही खेल जिसका आपने शुरू में बयानिए में जिक्र किया कि पाकिस्तान की जगहसाई करना, पाकिस्तान को अब ये कर क्यों रहे हैं, ये बड़ा जानना जरूरी है। इसलिए कि पाकिस्तान अफवाज को आप जो है वो लिंक कर सकें कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते हैं। इसके हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहां बकायदा ये जो खाना खाया है, ये जो सुबह नाश्ता किया है, ये पाकिस्तानी कौम को बड़ा महंगा पड़ रहा है। ये नाश्ते के अंदर पाकिस्तान के बकायदा जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से मामलात, ये अचानक जो मंजूर पश्तीन का यहाँ इस्लामाबाद में आना और पीछे मुराद सईद का उनको बकायदा सपोर्ट करना पीटीएम को,
ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो सिर्फ मैं और आप कर रहे हैं, हमको पता है ये कौन क्या कर रहा है। और फिर पीछे से याद होगा कि आपको अशरफ गनी की तरफ से किस तरीके से पीटीएम को सपोर्ट आती थी, बकायदा हेलीकॉप्टरों पे जाके उनको जो है उनके वहां कसरे सदारत में अफगानिस्तान में ले जाया करते थे, और फिर उसके पीछे अमेरिका बैठा हुआ था बकायदा। ये वो रियलिटीज हैं। अब देखें यहाँ जो सवाल ये पूछते हैं कि जी ऐसा क्यों किया नहीं गया, तो अब तो ये उनको गुलशन फिर इस्लामाबाद सवाल आने तो के बनता है ना कि ये मतलब मैं एक ही तराजू में फिर तोल दूं इन जमातों को, ये चाहे पीटीएम हो या पीटीआई हो, ये सारे ही मतलब मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पे लगे हुए हैं। उसमें अलमिया ये है कि वो बाकी तो एक उनमें से पकड़े गए साहब और अभी तक उनको कोई बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी नहीं मिली, ये तो पूरे मुल्क पर हुक्मरानी करके गए हैं। और क्या ये मतलब इट्स हार्ड टू बिलीव ना कि एक जमात क्या वो मतलब अपनी मुल्क की दुश्मन है जिसने एक मुल्क पर रूल किया, जिसकी सूबों में हुकूमतें थीं, आप ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं? मैं एस्टेब्लिश नहीं कर रहा, ये एस्टेब्लिश्ड है। कश्मीर किसके दौर में चला गया? पाकिस्तान की नजरियाती और जोग्राफियाई हदूद को किसके दौरे हुकूमत के अंदर नुकसान पहुंचा? बताएं ना आप, या तो मैं गलत कह रहा हूं। पहली दफा आपकी रियासत मुखालिफ नारे कब से शुरू हो गए? पहली दफा आपके शोहदा की गर्दनें किसके दौर में कटी? किसने ये नैरेटिव बिल्ड किया? किसने अपने ही अफवाज के जो क्यादत थी उसको मीर जाफर मीर सादिक कहना शुरू कर दिया? किसने जो है मिस्टर एक्स मिस्टर वाई और उन इदारों को जो राइट गुल कौमी साहब, सलामती के इदारे हैं? गुल साहब पॉइंट आ गया आपका। जी गुफ्तगू सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं ज़रा ये साइफर की गिरफ्तारी पर मुबशिर भाई आपसे जानना चाहूँगा, कैसे देखते हैं आप? शाह महमूद कुरैशी साहब गए, असद उमर साहब गए, और ये अब बज़ाहिर लगता नहीं है कि ये कुछ थोड़े टाइम के लिए अब ये लोग बुक हो रहे हैं, लगता है अब ये लंबा अरसा एब्सेंट रहेंगे। जी देखिए, बहुत सारी वजूहात की बिना पर, और कहीं पे वजूहात नहीं भी होती हैं, हम हर मामले में देर कर देते हैं। ये साइफर वाला मामला तो वो था जो बड़ी साइफर ही सारी बातों की बुनियाद बनी जो आज हम भुगत रहे हैं। साइफर को तो बड़ी देर पहले इन्वेस्टिगेट हो जाना चाहिए था, और उस पर जब सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए था, क्योंकि आरिफ अलवी साहब चूंकि बात अब चूंकि वो इन द लाइन ऑफ फायर आ ही गए हैं, तो चलिए जरा उनका रोल थोड़ा सा मैं मजीद, सबको पता है यहाँ पे पाशा साहब बैठे हैं, गुल भाई बैठे हैं, आप समझते हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो जाए तो उसके बाद असेंबली, तो पहली तो उन्होंने खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को जो जिक पहुंचाई थी वो ये थी कि एक झूठे इस साइफर बयानिए के ऊपर जिसके बारे में बिल्कुल उन्हें इदराक होगा। मुबशिर भाई अलमिया ये था कि अभी उनकी गिरफ्तारी के बाद जब ये इंटरनेशनल मीडियम पे ये स्टोरी छपी है, इतना अफसोस हुआ यकीन माने देख के मेयार अपने मुल्क में। बाकी एक ले मैन पे तो मैं गिला ही नहीं करता जिनका ये प्रोफेशन है सर, यकीन मानिए कि उन्होंने भी किसी ने वो स्टोरी को पढ़ने तक की जहमत नहीं की, और इधर उधर के उठाए हुए 2-2 मिनट के वीलॉग सुन के उन्होंने कहा जी बयानिया बिल्कुल सही था, पता ही नहीं खबर में लिखा हुआ क्या है। वही मसला है ना। और जब उस पे आपका पाकिस्तान का सदर, आईनी सदर यानी बाकायदा इलेक्टेड सदर जो कि आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है, जब वो असेंबली तोड़ने की एडवाइस करता है, तो मेरे ख्याल में तो उसी दिन ही स्पीकर पे, डिप्टी स्पीकर पे, प्राइम मिनिस्टर पे और आरिफ अलवी पे आर्टिकल 6 लग जाना चाहिए था। मतलब मैं बड़ा ये रूथलेसली कह रहा हूँ, मैं जमहूरियत पसंद आदमी हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट भी हूँ। और जब भी, और मुझे दुख होता है मतलब जब भी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा हो, मतलब अभी भी मैं आइडियलाइज नहीं कर रहा, सिचुएशन तो वर्स्ट हो चुकी हुई है, तो साइफर के मामले को तो बड़ी देर पहले इन्वेस्टिगेट हो जाना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त आए, पता नहीं क्या कबाहतें थी कि हमारे वो अदारे जो अब खुल के खेल रहे हैं वो उस वक्त जो है वो दम साधे हुए बैठे हुए थे। पीडीएम जो कि डैगर ड्रॉन थी पीटीआई के साथ, वो भी बड़े आराम से दम साधे हुए खामोशी से बैठे रहे। साइफर एक सीरियस मामला था, उसके नतीजे में पूरी कौम डिवाइड हुई है, उसके नतीजे में हमारे अदारों की बदनामी हुई, उसके नतीजे में हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इजाफा हुआ, उसके नतीजे में हमारा, और मैं ये आज जो फिक्रा कह रहा हूँ, हमारा जो यहाँ पे पॉलिटिकल इंटॉलरेंस पैदा हुई है, ये आप अगले कई डेकेड्स के सम्राट देखेंगे। सम्राट क्या मतलब तो इक्वल्स निकलेंगे, वो देखेंगे आप वो क्या होगा। तो ये सारा मामला साइफर से शुरू होता है। प्रॉब्लम क्या है? राइट मुबशिर भाई, वक्त बड़ा महदूद है, मैं ज़रा पाशा साहब और गुल साहब का भी जवाब ले लूँ। पाशा साहब कैसे देखते हैं आप ये जो अब जिस तरह से उठाया जाना है FIA, और फिर
یہ معاملہ کوئی اتنا جلدی تو آپ ان لوگوں کو باہر آتے ہوئے اب نہیں دیکھیں گے اس معاملے پہ، کیا واقعی ایسا ہے یا نئی گنجائش ہے ریلیف ملنے کی ان کو پھر بھی اس سائفر کے معاملے پہ؟ دیکھیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اور ان کو ابھی تو جسمانی ریمانڈ لیا گیا. انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے 14 دن کا ریمانڈ مانگا، لیکن چونکہ یہ ڈیوٹی میجسٹریٹ تھے وہ ایک دن سے زیادہ نہیں دے سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک دن کا دیا. کل جو میجسٹریٹ ہوں گے جو کہ اس متعلقہ پولیس اسٹیشن کے ہیں جس میں ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، تو پھر وہ دونوں فریقین کو سن کے تو جسمانی ریمانڈ دیں گے. تو یہ میرا خیال ہے اتنا جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. ایک سٹیٹمنٹ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن شاہ محمود قریشی صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اس کو ہم نے سیاسی رنگ دیا ہے. تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے اس وقت بھی کہ یہ سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، اور کچھ جو نارمز ہوتی ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے جن کو دیکھا جانا ضروری ہوتا ہے، بہرحال ان کی وائلیشن کی گئی ہے اور کسی طور پہ بھی اپریشیبل نہیں ہے ان کا یہ ایکٹ. یہ بیسک ذمہ داری سیکرٹری خارجہ کی تھی، پھر وزیر خارجہ صاحب کی، اور اس کے بعد پرنسپل سیکرٹری اور پھر پرائم منسٹر، جنہوں نے جو ایک چیز سیکرٹ رکھنی تھی اور اس کو پبلک میں نہیں لانا تھا اس کو پبلک میں بھی لے کے آئے. جگ ہنسائی بھی ہوئی، پولیٹیکل فائدہ اٹھایا گیا بالکل، اور ابھی تک اس کا اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ چیز تفتیش میں سامنے آنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ڈیٹیل میں اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی تو مزید کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. بالکل صحیح. گل صاحب آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح بخاری صاحب نے کہا یہ تاخیر سے ہو رہا ہے، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اتنی ڈھیل اتنا مارجن کیوں دیا؟ پھر وہ سائفر گم جانا، پھر وہ جناب صاحب انٹرنیشنل میڈیا میں مبینہ طور پر اس کو شائع کرنا وداؤٹ نوئنگ، حالانکہ کہا گیا کہ یہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں بھی ان کے پاس کچھ نہیں معلوم تھا. لیکن کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کارروائی کو جو اب ہو رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. جو مبشر صاحب نے بات کی ہے بڑی خطرناک ہے، وہ کہ اس کے ڈیکڈز کے اوپر جو ہے نا اس کے افیکٹس جائیں گے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ابھی کیوں تاخیر ہو گئی؟ بات سیدھی سی ہے کہ آپ نے اداروں میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، آپ نے باقاعدہ لوگوں کے ذہن پراگندہ کیے، اور آپ نے اپنے ہی قوم کو اپنے سیکیورٹی اداروں کے خلاف لا کے کھڑا کر دیا. یہ دشمن کا ایک دیرینہ خواب تھا جس کا ذکر میرے والد نے 94 کے اندر باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا تھا جنرل حمید گل نے، اور اس میں کہا تھا کہ فوج اور عوام کا تصادم کرانے کی کوشش کی جائے گی جب تمام حربیں ناکام ہو جائیں گے. یہ بات حقیقت ہے اور یہ آن ریکارڈ موجود ہے. لیکن اب یہ جو ہم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بات کرتے ہیں، کیا پیٹریوٹ لا امریکہ میں نہیں بنا؟ کیا اس کے اندر کوئی ہر کو اجازت کھلی چھوٹ نہیں دے دی گئی؟ ایون یہ ہے کہ لائسنس ٹو کل دے دیا گیا. تو آپ تو پاکستان کے اندر اپنے سیکیورٹی معاملات کے اوپر اگر یہ کر لیا تو کون سی انہونی ہو گئی؟ کیا برطانیہ کے اندر آج لوگوں کو نہیں اٹھایا جا رہا؟ بالکل اٹھایا جاتا ہے، بغیر وارنٹ کے اٹھا لیا جاتا ہے. کیا دنیا کے دیگر، یہ تو میں وہ بتا رہا ہوں جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں دوسری بات کے اوپر. دیکھیں یہ جو ابھی کام کیا گیا ہے یہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ پی ٹی ایم کا جلسہ جو ہے، پی ٹی ایم کا جلسہ ہونے دیا گیا تاکہ وہ ایویڈنس سامنے آ جائے. وہ تمام لوگ جنہوں نے بڑھ بڑھ کے ریاست کے اندر بیٹھ کے ریاست کے خلاف جو ایک اپنی وہ کر رہے تھے، ان کے تمام جو نقل و حرکت تھی اس کو دیکھا گیا، ان کے تمام کنیکشن اسٹیبلش ہوئے. نادرا جو ہے ان کے پوری جو ہے وہ ریکارڈز نکال رہے ہیں، تمام جو ان کے فون کی کمیونیکیشنز ہیں ان کو جو ہے مانیٹر کیا گیا. اور اب آپ دیکھیں گے، اور یہ لوگ جو ہے یہ ابھی لمبے عرصے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ابھی میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ کا جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو ابھی یہ آسٹریلین ہائی کمشنر کے گھر پہ، اس کا ایک مقصد تھا. اس میں مقصد یہ تھا کہ اپنا جو عرب دنیا کے اندر انفلوئنس تھا، جو پہلے سعودی عرب اور کوشش کی گئی یو اے ای سے کہ وہ آ کے خان صاحب کو بچائیں اور اس سے نکالیں، اس کو ہٹا کے اب انہوں نے مغرب کا سہارا لینے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ ڈیل ہوگی. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی نہیں، عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر نہیں جائیں گے. وہ بالکل باہر جائیں گے. آپ دیکھیں وہ باہر جانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو ابھی تک باہر جانے کا موقع نہیں دیا جا رہا. اور وہ لوگ جو ابھی تک دیکھیں نا، وہ جو باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں، یہ ابھی جب اسٹیٹ کے ساتھ آپ ٹکر لیتے ہیں نا،
बात स्टेट का मसला यहाँ पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की नहीं है, पाकिस्तान की Right, रियासत Gul है Sahab, I'm जिसमें exceeding the तमाम time के limit. तमाम इदारे मौजूद हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान की रियासत को आप न बदनाम करें एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, और ख़ास तौर पे एक सदर पाकिस्तान का ओहदा उसको ये ज़ेब नहीं देता कि वो एक पार्टी बन जाए, बजाय ये इसके तो कि वो आपने सदर गुल साहब पाकिस्तान कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दिए हैं जो मैं कहना चाह रहा था। सो आपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दिए। मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।